हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। नाउ द वेट इज ओवर। स्टूडेंट्स का काफ़ी दिनों से डिमांड आ रहा था, मैम क्लोज टेस्ट, PQRS, सेंटेंस अरेंजमेंट और पैसेज का बैच लेके आइए। तो आज से आपका बैच शुरू हो रहा है। आज मैं आपको 2 क्लोज टेस्ट करवाने वाली हूँ, ठीक है। और मैंने इसको रिकॉर्डेड इसलिए रखा है ना, ताकि आपका टाइम बचे। लाइव में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था, तो आपका टाइम बचे। बाकी आपका A to Z जो वोकैब ग्रामर का बैच है वो तो आपका लाइव चलेगा ही, सुबह 11:30 बजे वो आपका लाइव चलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक एक दिन में 2 बैचेस मिल रहे हैं। सुबह जो 11:30 बजे का बैच चल रहा है, ठीक है, सुबह का 11:30 बजे, वो तो A to Z ग्रामर और वोकैब चलेगा ही। और ये बैच को मैंने शाम को 9 बजे रखा है, तो ये बैच आपका रिकॉर्डेड जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पे आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बेल आइकॉन प्रेस कर देना, घंटी का बटन, ताकि ये जो वीडियोस है ये रिकॉर्डेड जाएगा, ठीक है। लाइव तो नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बहुत इंपॉर्टेंट क्लास को मिस ना कर पाओ। तो अपना टाइम शाम का, रात का 9 से 9:30 के बीच का जो टाइम है, आप क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज के लिए निकाल के रखिए, ठीक है। विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम चलो क्लोज टेस्ट स्टार्ट किया जाए। और मैंने जो क्लोज टेस्ट लिया है ना, ये CGL प्री का ही लिया है। पहले मैं क्या करूंगी कि आपको थोड़ा सा प्री लेवल का करवाऊंगी, ठीक है। CPO का प्री लेवल, CGL का प्री लेवल, थोड़ा सा प्री लेवल कर लोगे ना, तो धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर जाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज टेस्ट इस चैनल पे मैंने बहुत सारा क्लोज टेस्ट पहले भी पढ़ाया है और क्लोज टेस्ट करने का तरीका भी बताया। बहुत सारे मैराथन्स भी गए हैं क्लोज टेस्ट के, लेकिन बच्चों का डिमांड था कि मैम ग्रामर और वोकैब तो बहुत चैनल पे पढ़ दिया है, बट कहीं क्लोज टेस्ट और PQRS और पैसेज नहीं मिलता है। तो आपके इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए ये बैच स्टार्ट हुआ है, जो कि आपके एग्जाम तक चलेगा, ठीक है। और क्लोज टेस्ट कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, पहले आपको क्या करना है ना, एक बार पूरा क्लोज टेस्ट को जल्दी से पढ़ लेना है, ठीक है। जल्दी से पढ़ लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में से 2 तो आप आराम से छाट लोगे। आपको प्रॉब्लम आने वाला है बाकी के 2 में। ओके, तो चलो, अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे पास ये एग्जाम में क्लोज टेस्ट आया, तो मैं क्या करूँगी ना, मैं भी एक बार थोड़ा सा अपने मन में जल्दी जल्दी पढ़ लूँगी, ठीक है। मैं भी सोचो कि जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, आपके साथ साथ आप भी पढ़ो। ओके, चलो पढ़ लिया। एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। जितना समझ में आया काफी है। अब ऐसा नहीं है ना कि बैठ बैठ के हिंदी ट्रांसलेशन करने लगना है, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास प्री में टाइम की कमी होने वाली है, शॉर्टेज ऑफ टाइम होने वाला है। तो थोड़ा जल्दी पढ़ने की हैबिट डालना है। चलो पढ़ा, मैं एक बार मैं भी आपके साथ पढ़ती हूँ। द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन। डॉल्फिन तो जानते ही हो, राइज का मतलब यहाँ क्या है, राइज का मतलब है यहाँ पे इंक्रीज। द इंक्रीज इन द Aravadi डॉल्फिन इन चिल्का लेक तो पता ही है सबको, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मतलब इसको श्रेय दिया जाता है। ओके, रिस्पॉन्सिबल है, श्रेय दिया जा रहा है, क्रेडिट दिया जा रहा है कि ये जो डॉल्फिन में जो बढ़ोतरी हुई है ना, उसका श्रेय जाता है अविक्शन। अविक्शन का मतलब है निकास, खाली करवाना। अविक्शन ऑफ डैश फिश एनक्लोजर्स। तो पहला वाला सेंटेंस में हमने क्या देखा, यहाँ हमें पता चला ना कि डॉल्फिन की बढ़ोतरी हुई है, डॉल्फिन की संख्या की बढ़ोतरी हुई है। और ये किस वजह से हुई है, निकास करवाया जा रहा है, फिश एनक्लोजर्स हटाया जा रहा है, इसी वजह से डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है। आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ चिल्का लेक वर मेड डैश फ्री। चिल्का लेक का थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स मतलब जगह, लैंड, प्लेस के सेंस में प्लेस। आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ चिल्का लेक का वो जो जगह है, वर मेड डैश फ्री। इरावती डॉल्फिन्स फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट। इससे क्या पता चला कि ये लेक में ना जो डॉल्फिन्स को मूव करने में दिक्कत होती थी, तो वहां से फिश को खाली करवाया गया ना, बहुत सारे फिश को खाली करवाया गया, तो ये जो डॉल्फिन्स के मूवमेंट आसान हो गया। अनऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है जो ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं हो, जो बाधित नहीं हो। तो फिश के हटने से ये बेचारे जो डॉल्फिन्स हैं, इनका मूवमेंट आसान हो गया, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ चिल्का लेक मतलब बहुत सारे जगह से फिश को खाली करवाया गया, ठीक है। डैश और फिर फुल स्टॉप आ गया।
डैश ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर, कोविड-19 लॉकडाउन के वजह से देयर वर कंपैरेटिवली फ्यूअर बोट्स। कोविड की वजह से ना लोग का आना जाना कम हो गया, उस लेक पे विजिट कम हो गया लोगों का, उसलिए लोग जब कम हो गए तो उस चिल्का लेक में बोट्स की संख्या भी कम हो गई। जो टूरिस्ट आते थे, सैर करते थे, ओके, बोट की सवारी होती थी उनका, तो टूरिस्ट के कम आने की वजह से ना डॉल्फिन का काम और भी आसान हो गया। बोट्स की कमी हो गई तो वो बेचारे और भी आराम से मूव करते थे। फिर दूसरा which made it dash for dolphins to move from one part of the lake to another। पूरा पढ़ के हमें क्या लगा, हमें डॉल्फिन के बारे में बोला जा रहा है कि डॉल्फिन का मूवमेंट बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उस तालाब में, लेक में, चिल्का लेक में इतने ज़्यादा फिशेस थे ना, जिस वजह से डॉल्फिन को मूव करने में मुश्किल होता था। और कोविड-19 का जब लॉकडाउन लगा तो लोगों का वहाँ आना जाना कम हो गया, जिस वजह से तालाब में, लेक में बोट की संख्या भी कम हो गई और जिस वजह से डॉल्फिन आराम से मूव करते थे। ठीक है, यही सब हम फर्स्ट गो में ना हमें यही सब समझ में आया। अब चलो हम अपना ऑप्शंस चुनते हैं। ठीक है, द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन डैश इन चिल्का लेक। अब आपके पास ऑप्शन है द राइज इन डॉल्फिन का पॉपुलेशन, डॉल्फिन का इनहेबिटेंट्स, डॉल्फिन का क्लैन और डॉल्फिन का नेटिव्स। आपके पास 4 ऑप्शन है। अब आपको इसमें से करेक्ट वाला चुनना है। तो ये जो है ना क्लैन, क्लैन तो हम नहीं यूज करेंगे। क्लैन का मतलब होता है वंश, क्लैन का मतलब होता है वंश, डायनेस्टी, साम्राज्य, डायनेस्टी की बात कर रही है। ठीक है, क्लैन किसी खास डायनेस्टी, किसी खास वंश के लोगों के लिए यूज होता है। क्लैन कभी हम जानवरों के लिए यूज नहीं करेंगे, डॉल्फिन के लिए, मछलियों के लिए हम यूज नहीं कर सकते। तो ये तो हमारा ऐसे भी हट गया, ऐसे भी हट गया। अब आप बोलोगे मैम नेटिव्स, नेटिव्स का मतलब होता है कहीं के मूल निवासी। ठीक है, कहीं के एकदम वहां आपका जन्म हुआ है, जैसे आप बोलते हो ना नेटिव प्लेस, जहां आपका जन्म हुआ, तो नेटिव्स। हाँ, और जब नेटिव्स हो सकता है ना तो इनहेबिटेंट्स भी हो सकता है। इनहेबिटेंट्स का मतलब है निवासी और नेटिव्स का मतलब होता है मूल निवासी। और अब देखो द इंक्रीज, मूल निवासी की बढ़ोतरी नहीं हुई है, इनहेबिटेंट्स की बढ़ोतरी नहीं हुई है, डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है। जो फिश इंक्लोजर हटा दिया गया, लोगों का आना जाना कम हो गया, तो वहां पे डॉल्फिन्स की संख्या बढ़ी है, डॉल्फिन का पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो आंसर इज पॉपुलेशन। ठीक है, द इंक्रीज इन डॉल्फिन पॉपुलेशन, डॉल्फिन की जनसंख्या बढ़ी है ये सब एक्टिविटीज की वजह से। कोई डॉल्फिन के लिए इनहेबिटेंट्स, मूल निवासी वाला सेंस नहीं है, ना डायनेस्टी वाला। नेक्स्ट वाला, can be the rise in the Ravadi dolphin population in Chilka Lake can be attributed to the eviction of dash fish enclosures. Eviction मतलब खाली करना, निकास करवाना। तो यहाँ पे सेंटेंस देखो, आप कहाँ कहाँ पे फंसने वाले हो। एक होगा अनवारंटेड, अनवारंटेड का मतलब है अनजस्टिफाइड, वो जो जस्टिफाइड नहीं है, प्रूव्ड नहीं है, तो अनवारंटेड तो होगा नहीं। अनवारंटेड का मतलब है ना अनपार्डनेबल, जिसको माफ नहीं किया जा सकता है, माफ नहीं किया जा सकता है, या जो जस्टिफाइड नहीं है, ये तो होगा नहीं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक, असंवैधानिक तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ संविधान से रिलेटेड कुछ नहीं जा रहा है। अगर आप डॉल्फिन वाला जगह में फिश चले जा रहे हैं तो ये कोई संविधान के विरुद्ध नहीं है। अब हमारा स्टूडेंट फंसेगा इलीगल और इलेजिटिमेट में। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे फंस सकते हैं। तो अगर आप गूगल करोगे ना तो सिनोनिम्स में दोनों दिखाएगा, इलीगल का सिनोनिम में इलेजिटिमेट भी दिखाएगा, लेकिन दोनों में एक बारीक सा डिफरेंस है। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी और इलेजिटिमेट का मतलब होता है अवैध, अवैध के सेंस में है। तो इलीगल का और इलेजिटिमेट में बेसिक डिफरेंस क्या है ना, इलीगल मतलब जो कानून के विरुद्ध हो, जिसे कानून में नहीं शामिल किया गया, जिसको मतलब कुछ नियम कानून बनाए गए हैं कानून के द्वारा, लेकिन हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं। बट इलेजिटिमेट का मतलब भी होता है अवैध। अवैध का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि उसने मतलब वो कानून उसको मानता है, बट समाज के कुछ नियम कानून के अनुसार वो गलत है। सपोज जैसे हम बोल देते हैं ना ये इलेजिटिमेट चाइल्ड है, मतलब एक ऐसा चाइल्ड जो अपने मतलब मदर के शादी के पहले जिन बच्चों का जन्म हो जाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि कानून उसे गलत मानता है, बट समाज उसे गलत मानता है। तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं ना इलेजिटिमेट चाइल्ड।
इलेजिटिमेट चाइल्ड मतलब जो मदर की शादी के पहले जिसका बर्थ हो गया है। तो कानून में ऐसा कहीं इलीगल नहीं लिखा गया है, बट समाज में कुछ नियम कानून बने हैं उसके अनुसार वो गलत है। बट डायरेक्टली अगर कानून से जुड़ा है ना तो हम इलीगल लगाएंगे, इलीगल लगाएंगे। तो वो क्या बोल रहे हैं, इलीगल मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उनके टेरिटरी में, जैसे फॉरेस्ट में भी इलीगल हंटिंग होती है। इलीगल हंटिंग मतलब कानून उसको गलत मानता है, बट आप कानून के विरुद्ध जाके शिकार कर रहे हो। तो उसी तरह वहाँ पे इलीगली फिश इंक्लोजर बना दिया गया था, जिस वजह से ना वो इलीगल था, उसीलिए तो उसको खाली करवाया जा रहा था ना, कानून के विरुद्ध था। डॉल्फिन वाली जगह पे फिश को डाल दिया है, तो वो कानूनी तौर से गलत था, इसलिए इलीगल डाल। नेक्स्ट वाला आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ चिल्का लेक वर मेड डैश फ्री। ये जो जगह है ना, जगह को फ्री किया गया। किससे फ्री किया गया? क्योंकि वहां पे फिश इंक्लोजर बना दिए गए थे, तो वहां पे अतिक्रमण हो गया था। अतिक्रमण मतलब इंक्रोचमेंट, जबरदस्ती उनके टेरिटरी में फिश को ला दिया गया था। इसी वजह से तो डॉल्फिन को दिक्कत हो रही थी ना। तो यहाँ पे देखो वर मेड डैश फ्री, उन लोगों को फ्री किया गया। ट्रेसपास तो नहीं होगा, यहाँ पे हमें नाउन चाहिए। ओके, उन्हें फ्री किया गया। ये फ्री एडजेक्टिव है, फ्री एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है ना, तो हमें नाउन चाहिए। लेकिन ये ट्रेसपास, ट्रेसपास का मतलब है दूसरे की टेरिटरी में जबरदस्ती घुसना, तो ये तो हट गया, ये तो हट गया। अब नाउन तो ये भी है, नाउन तो ये भी है, और एनक्रोचमेंट भी नाउन है। बट इंटरवेंशन का मतलब होता है ना दखल देना, इंटरफेयर करना। तो यहाँ दखल देने के सेंस में नहीं जा रहा है ना। किसी जगह पे, आपने अतिक्रमण वर्ड सुना होगा, दूसरे के जगह पे आप जाके कब्जा कर रहे हो ना, खास करके प्लेस के लिए, प्लेस के लिए बना है एनक्रोचमेंट। अतिक्रमण बना ही है जगह के लिए। कॉन्फिस्केशन का मतलब है कब्जा करना, ठीक है, कॉन्फिस्केशन इज कब्जा करना। तो कब्जा तो आप किसी के राज्य को भी कर सकते हो, कब्जा किसी किंगडम को भी कर सकते हो, किसी के संपत्ति का भी कब्जा हो सकता है। तो कब्जा तो किसी भी चीज का हो सकता है। बट अगर जगह, अवैध रूप से किसी के जगह पे कब्जा कर रहे हो, जबरदस्ती घुस रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं अतिक्रमण। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एनक्रोचमेंट, ठीक है, एनक्रोचमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अब मैंने तो आपको कंजंक्शन बहुत डिटेल में पढ़ाया है, इतना ज्यादा डिटेल में कंजंक्शन पढ़ाया है ना कि अब गलत नहीं करोगे। तो ये बोल रहे हैं कि चिल्का लेक को अतिक्रमण से फ्री करवाया गया, ठीक है। इरावदी डॉल्फिन्स फाउंड अनअब्स्ट्रक्टेड, अब इस वजह से इनको अनअब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट, आराम से कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या लगेगा, ये वाला आपके हर क्लोज टेस्ट में ना एक कंजंक्शन का एरर जरूर आता है, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स गलत करके आ जाते हैं कंजंक्शन वाले एरर में। जब मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाया था उसी समय बोला था कि देखो कंजंक्शन को एकदम डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाला है क्लोज टेस्ट में भी, कौन सा कंजंक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो आपको याद होगा, अगर आपने सुबह के 11:30 बजे वाला कंजंक्शन बैच किया था, हाउएवर वाला सेंटेंस विरोधाभास जाता है। हाउएवर मतलब हालांकि, कॉन्ट्राडिक्टरी जाता है, ओके, कॉन्ट्राडिक्टरी जाता है, विरोधाभास। उसने कड़ी मेहनत की, हाउएवर वो रेस को जीत नहीं पाया। हालांकि बेचारे ने कड़ी मेहनत की थी बट जीत नहीं पाया। और दूसरा नेवरदीलेस, नेवरदीलेस का मतलब है फिर भी, फिर भी वाला सेंटेंस भी कॉन्ट्राडिक्शन जाएगा। और वेराज, उसने कड़ी मेहनत की, वेराज मतलब जबकि, जबकि का सेंस है, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी में जाएगा। वो तो बहुत समझदार है जबकि उसका भाई तो बेवकूफ है। तो ये तीनों सेंटेंस विरोधाभास जा रहा है, ओके, ये तीनों सेंटेंस विरोधाभास जा रहा है। हाउएवर भी विरोधाभास है, ये भी विरोधाभास है, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव बोला गया और दूसरा नेगेटिव। बट यहाँ पे ना वो सेंस नहीं जा रहा है। यहाँ पे ऊपर वाले में यहाँ पॉजिटिव बोला गया, देखो ऊपर वाले सेंटेंस में पॉजिटिव बोला गया ना, अतिक्रमण हटाया गया, चिल्का लेक से फिशेस को हटाया गया, जिस वजह से डॉल्फिन की संख्या भी बढ़ गई एंड वो आराम से लेक में मूव कर पा रहे थे। और अच्छा हुआ, कुछ अच्छा हुआ। और साथ में एक चीज और भी अच्छा हो गया डॉल्फिन के लिए, क्या चीज, कोविड के वजह से लोगों की संख्या, उस लेक को विजिट करने में लोगों की संख्या कम हो गई, और जब लोग भी बोटिंग कम करना शुरू कर दिए तो डॉल्फिन के लिए और भी अच्छा हो गया, और भी अच्छा हो गया, इनके लिए काम अच्छा हो गया। इसका मतलब होगा आंसर इज मोरेवर। मोरेवर का मतलब होता है इन एडिशन टू। हम मोरेवर का वर्ड, जब हम मोरेवर वर्ड तब यूज करते हैं ना, जब
एक सेंटेंस बोल रहे हो और उसी से रिलेटेड दूसरा सेंटेंस भी है। हो सकता है कि कभी कभी आप नेगेटिव सेंटेंस भी एक बोल रहे हो, एक तो बेचारा फेल हो गया और मोर एवर मतलब एक तो बेचारा गरीब था और मोर एवर बारिश नहीं हुई और उसका मतलब खेती भी सब गड़बड़ हो गया। तो मोर एवर वाक्य में ना या तो दोनों वाक्य नेगेटिव होगा या तो दोनों वाक्य पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ तो दोनों पॉजिटिव ही जा रहा था, विरोधाभास तो जा नहीं रहा है। मोरेवर में मतलब जो पहला वाक्य बोला गया है ना उसी से ठीक रिलेटेड दूसरा वाक्य भी रहेगा। अगर पहला पॉजिटिव बोला गया है तो दूसरा वाला भी पॉजिटिव रहेगा, अगर पहला नेगेटिव बोला गया होता तो दूसरा वाला भी नेगेटिव होता। तो यहाँ एक पॉजिटिव बोला गया है और लॉकडाउन की वजह से भी ना डॉल्फिन्स के लिए अच्छा ही हो गया, बहुत लोग वहां नहीं जाते थे, तो दोनों पॉजिटिव बोला गया है, मोरेवर लगा दो। नेक्स्ट वाला, there were comparatively fewer tourist boats on चिल्का लेक which made it dash। अगर बोट की कमी थी मतलब लोगों का आना जाना कोविड में कम हो गया, तो इस वजह से डॉल्फिन के लिए तो और आसान हो गया ना। डॉल्फिन के लिए डेट्रीमेंटल थोड़ी हुआ, मैंने डेट्रीमेंटल वर्ड आपको यूट्यूब पे पढ़ाया है, हार्मफुल। तो हार्मफुल का सेंस तो नहीं जा रहा है ना, डॉल्फिन्स के लिए तो और अच्छा हो गया, एक जगह से दूसरे जगह मूव करना। ये जो क्लोज टेस्ट है ना, अगर जिन बच्चों ने इस बार का प्री एग्जाम दिया था, सीजीएल प्री, इस बार का था या पिछले बार का, सीजीएल प्री का नहीं, इसी बार का इस बार जिन बच्चों ने सीजीएल प्री का एग्जाम दिया था ना, तो उन्हीं का है। मैंने सोचा जब हम लोग प्री की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों ना हम फ्रेश जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया है उसको लेके चले। तो डेट्रीमेंटल तो नहीं होगा, डिस्टर्बिंग थोड़ी कर रहा है, हर्टफुल भी थोड़ी कर रहा है, हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए। सो द आंसर इज फेवरेबल। कंड्यूसिव का मतलब होता है फेवरेबल, उनके लिए तो और भी फेवरेबल हो, अच्छा हो गया एक जगह से दूसरे जगह मूव करने। ठीक है, एक क्लोज टेस्ट मैंने पढ़ाया, अभी मैं आपको एक और क्लोज टेस्ट करवाऊंगी। और जब ये वीडियो आपके पास जाएगा तो मैंने आपको बोला है, मैं चाहती हूँ ना कि मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो को देखें जिसको दिक्कत होती है क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज में। और मैंने आपको बोला भी है, अगर मुझे लगेगा कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है इसमें, भर के बच्चे देख रहे हैं, तो मैं इस क्लास को 3 दिन की जगह 5 दिन कर दूंगी। तो जब ये वीडियो आपके पास जाएगा, जब ये सेशन, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपका जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा, अगर कोई भी मैंने जो आंसर बताया उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मैम मुझे आंसर ये लग रहा है, आपने इसको क्यों नहीं किया, इसको क्यों किया। ठीक है, जरूर कमेंट करिए। अब आ जाओ सेकेंड क्लोज टेस्ट में। ये हमारा सेकेंड क्लोज टेस्ट है, चलो साथ में पढ़ लेते हैं। हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी। जब भी आप पैसेज वगैरह पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा टेंस वगैरह का भी ध्यान रखना। ये जो चिल्का लेक वाला था, ये जो चिल्का लेक वाला था, ये मैंने प्रेजेंट में था सारा, और कुछ कोविड वाले समय की बात कर रही, कुछ पास में भी चला गया, तो पढ़ते समय थोड़ा टेंस का भी ध्यान रखना। ओके, देखो एक बार आप, मैं 2 मिनट मैं भी पढ़ रही हूँ। बहुत टाइम नहीं लेना है, हमारे पास टाइम की कमी रहती है प्री में। चलो हमने पढ़ लिया, हमने इसको पढ़ लिया, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। कभी कभी क्या होता है ना, इस ब्लैंक का आंसर आपको नीचे में मिल जाएगा, या नीचे वाले का आंसर, मतलब कहीं कहीं ब्लैंक्स में आपको आंसर मिलते रहता है। आपको पढ़ने के बाद ना, इसलिए बिना पढ़े कभी नहीं करना है, एक बार पढ़ लेना है, आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा, वर्ड्स को फिल करने में आसान हो। ठीक है, हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड। इसका मतलब क्या, हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड। बच्चों को कैसी कहानी सुनानी चाहिए, किस तरह से बच्चों को कहानी सुनानी चाहिए। यूजुअली अ पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। यूजुअली क्या होता है ना, कहानी का कोई भी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे आप छोटा भीम कैरेक्टर बच्चों को पसंद है, बहुत सारा स्टोरी में ना, ऐसे तो कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं, बट बच्चे किसी 1 या 2 कैरेक्टर से ही अपने आप को रिलेट करके इंटरेस्ट बनाते हैं। डैश यूज डिफरेंट वॉइसेस each character or act out various dash from the story to bring life to those characters। कभी कभी हम क्या करते हैं कि बच्चों के सामने ना एक्ट करते हैं, ओके, ड्रामा के तौर पे थोड़ा सा एक्ट करके उस स्टोरी, जैसे मैं छोटा भीम की एक्टिंग करके अगर किसी बच्चे को स्टोरी सुनाऊं ना, तो उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा।
देखने से ज़्यादा मैं अगर छोटा भीम का कोई कैरेक्टर ले लूँ उसमें से और वो कैरेक्टर बन के और बच्चों के सामने एक्टिंग करके दिखाऊं तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। Characters dash out parts from the story will make sessions fun and memorable for the kids। बच्चों को कहानी सुनाने का तरीका बता रहे हैं। अब देखो पहला वाला सेंटेंस देखो, ये वाला कैचेस प्रेजेंट जा रहा है, ये इस बार के सीजीएल प्री का, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, बट ये प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर है, ठीक है, और ये प्रेजेंट टेंस में प्लूरल है, और हैज स्पॉट इज प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इज पास्ट। तो ये सारा खेल है टेंस का। और इतना तो पता चल गया ना कि ये पूरा जो पैसेज है एक जनरल बात कही जा रही है कि बच्चों को कहानी सुनाने का तरीका, और जब भी जनरल कोई बात कही जाती है ना, दैट शुड ऑलवेज बी इन सिंपल प्रेजेंट, कॉट तो नहीं होगा, और ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी नहीं होगा। अब तो दोनों सिंपल प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे कि मैम क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, यूजुअली कैरेक्टर ऑफ पर्सन डैश, यहाँ पे सिंगुलर आएगा, ये प्लूरल आएगा, किसके लिए, अ पर्सनालिटी और अ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पे पर्सनालिटी या तो कैरेक्टर है और से जुड़ा है, तो और इसको स्टोरी को मत मानना, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो स्टोरी आया है ना वो ऑब्जेक्ट है। ये मत सोचना ना कि मैम हमें सिंगुलर लगाना है तो हम स्टोरी को देखेंगे, क्योंकि हमें स्टोरी को नहीं देखना है। ओके, इंटरेस्ट कौन लाता है, वो स्टोरी का पर्सनालिटी या तो कोई कैरेक्टर। तो ये सिंगुलर है और लगा है तो हम सिंगुलर लगा, कैचेस। ओके, यूजुअली अ पर्सनालिटी और अ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी कैचेस द चाइल्ड्स इंटरेस्ट द मोस्ट, ठीक है। और फिर देखो डैश यूज, यहाँ भी कंजंक्शन आ गया, डैश यूज डिफरेंट वॉइसेस ईच कैरेक्टर और एक्ट आउट। चलो बताओ। अब हाउएवर तो नहीं होगा, हाउएवर वाला सेंटेंस जो होता है ना वो विरोधाभास होता है, तो यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं जा रहा है, और ऑल्सो का सेंस ही नहीं जा रहा है। ऑल्सो तब आता है ना जब बोला जाता है कि आपको ये करना है और उसके साथ ये भी करना है, तो ये भी नहीं होगा। अब मुझे बताओ, ऑल्सो भी हट गया, ऑल्सो यूज डिफरेंट वॉइसेस, हाँ बताओ क्या होगा सेकेंड वाला, स्टोरी द चिल्ड्रन इंटरेस्ट द मोस्ट, डैश यूज डिफरेंट वॉइसेस। अब हमारा स्टूडेंट्स क्या करेगा, एग्जाम में वो क्या गलती करके आने वाले, एग्जाम में वो क्या करेंगे ना, इनको ये दिखेगा और इनको ये दिखेगा, और तो आप इधर लगाने की कोशिश करोगे, आपको और दिख जाएगा तो आप इधर लगाने की कोशिश करोगे, आपके दिमाग में तो मैम इधर के साथ और आता है, इधर यूज डिफरेंट वॉइसेस, और यहाँ पे देखो कॉमा लगा है, ठीक है, कॉमा लगा है, और इधर वर्ड के बाद कभी कॉमा आ ही नहीं सकता है, इधर वर्ड के बाद हम कॉमा लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इधर वाक्य में या तो एडजेक्टिव का काम करता है या तो इधर वाक्य में प्रोनाउन का काम करता है। ये छोटा सा कॉमा आपको हेल्प करेगा। अगर हम यहाँ इधर तब लगाते हैं ना जब यहाँ पे कॉमा नहीं होता, कॉमा यहाँ पे नहीं है, ये समझ में आ रहा होगा कि आपको, नहीं तो बहुत लोग बच्चे और देख के ना इधर लगाने की कोशिश करेंगे, इधर भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे बोलेगा सो मतलब इसलिए, ऊपर आपको ये चीज करने के लिए बोला जा रहा है कि यूजुअली ना बच्चों को किसी स्टोरी का कैरेक्टर बहुत पसंद होता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए यूज डिफरेंट वॉइसेस। बच्चों को अगर कैरेक्टर बहुत पसंद आता है ना स्टोरी का, इसलिए डिफरेंट वॉइसेस को यूज करो। ओके, डिफरेंट वॉइसेस को यूज करो, किसके लिए, फ्रॉम ईच कैरेक्टर नहीं होगा, ईच कैरेक्टर से नहीं, ईच कैरेक्टर के लिए ना अपनी एक अलग आवाज निकालकर बच्चों के सामने एक्ट करो ताकि बच्चों को और भी मजेदार लगे। तो यहाँ पे आंसर होगा फॉर, विथ नहीं होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप जब एग्जाम में जाओगे ना तो आपके दिमाग में यही आएगा, अरे इतना इजी है, अरे और लगा है तो चलो इसके साथ इधर लगा देते हैं, इधर, लेकिन यहाँ पे कॉमा नहीं लगा सकते, ठीक है। कॉमा हम पॉज के लिए लगाते हैं जब पहले कुछ बोल चुके हैं, इधर के बाद कभी कॉमा आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे और नहीं होगा। और सेंटेंस में जरूरी नहीं है ना कि हमेशा इधर के साथ और आए ही, कभी कभी और वर्ड बगैर इधर का भी आ सकता है। तो मैंने सो लगाया क्योंकि ऊपर कुछ बात बोली गई है ना, जैसे मैं बोलूँ वो बीमार था,
इसलिए सो आई टुक हिम टू द डॉक्टर, वो बीमार था इसीलिए मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई। बच्चों को कहानी का जो पर्सनालिटी है ना बहुत इंटरेस्ट करता है, इसलिए ना अलग अलग आवाज कैरेक्टर का निकाल निकाल के आप बच्चों को कहानी सुनाओ, उनको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सो यूज डिफरेंट तरह का वॉइसेस, यूज डिफरेंट। और ये जो कॉमा लग गया है ना, अब ये कॉमा लग गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा है, तो अब ये जो और लगा है ना, किसके लिए, किसके लिए लगा है? या तो डिफरेंट तरह का वॉइसेस निकालो, ठीक है, ये जो मैं ऊपर सो लगा रही थी ये कारण बताने के लिए, और यहाँ जो मैं और लगा है ना, यहाँ पे जो और लगा ये बता रहे या तो डिफरेंट तरह के वॉइसेस यूज करो फॉर ईच कैरेक्टर, या एक्ट आउट करो, एक्ट करो, एक्टिंग करके बताओ ताकि बच्चों को इंटरेस्ट लगे। फॉर होगा सो यूज डिफरेंट वॉइसेस फॉर ईच कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर के लिए अलग अलग आवाज निकालो, और एक्ट वेरियस डैश फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से क्या करना है, वेरियस स्टोरी से क्या करना है, पेजेस, वर्ड्स, शीट्स नहीं, क्योंकि आगे जाके आपको बोला गया है कि स्टोरी का हिस्सा होता है, और आगे जाके ना इन्होंने पार्ट्स वर्ड यूज किया है, देखो स्टोरी का हिस्सा होता है, स्टोरी के एक एक पार्ट निकालना, आगे जाके पार्ट वर्ड यूज किया तो आप भी पार्ट लगाओ, आप भी पार्ट लगाओगे। तो सो यू एक्ट आउट वेरियस पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी के वेरियस पार्ट से आप एक्टिंग करके बच्चों के सामने बताओ डिफरेंट सीन से। एंड दूसरा डैश आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी, अगर स्टोरी से आप ऐसा करते हो तो ये स्टोरीज को फन बनाएगा और बच्चों को ये स्टोरी लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो चलो बताओ क्या होगा, आस्किंग आउट, सेइंग आउट, क्या है फिर, एक्टिंग आउट और टेलिंग आउट, पार्ट को, पार्ट मतलब किरदार, अपना पार्ट निभाना, अपना किरदार निभाना। और यहाँ पे देखो इसका जो आंसर है ना, वेरियस पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी, इसका आंसर मेरे को यहाँ पे मिला, इसका आंसर यहाँ पे मिला, और इसका आंसर मेरे को यहाँ पे मिला। आपको बोला जा रहा है ना अपने किरदार बन के ना बच्चों के सामने वो किरदार बन के एक्ट करो वो कैरेक्टर को, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्टिंग आउट, एक्टिंग आउट पार्ट्स, क्योंकि ऊपर बोला गया है ना एक्ट आउट पार्ट्स, पार्ट्स को एक्ट करो, अगर ये पार्ट्स को एक्टिंग आउट करते हो ना तो बच्चों को अच्छा लगे। ठीक है, मैंने 2 क्लोज टेस्ट करवा दिया है, ओके, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और पहले मैं प्री लेवल का करवाऊंगी ताकि बच्चे समझ जाएं कि कैसे कैसे ऑप्शंस को फिल करते हैं। मुझे इस क्लोज टेस्ट में लग रहा था ना ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बच्चे यहाँ वाला रॉन्ग कर सकते थे, ठीक है, यहाँ वाला रॉन्ग कर सकते थे और देखते, बट कॉमा लगा, ठीक है। तो एक बार जब आपके पास वीडियो जाए कमेंट बॉक्स में बताना जरूर सेशन कैसे अच्छा लगा या नहीं लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और ये अभी आपको जारी रहेगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत वगैरह है ऑप्शंस को लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।